ली चैडलर प्रिंसिपल बच्चों क्या कहता है कि इफ any of the factors that determine the equilibrium condition are changed, ठीक है ना, is changed, then equilibrium shifts to that direction where the effect of change is reduced, nullified. मतलब अगर इक्विलिब्रियम की कोई भी कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कुछ भी ऐसे चेंज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम वहां मुड़ जाएगा जहां पे उस चेंज का इफेक्ट रिड्यूस हो। अब इसके पॉइंट्स हैं, देखो ऐसे हम ऐसे टेबल बना लेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज मतलब चेंज क्या करा और उससे क्या इफेक्ट आया, ठीक है। इफेक्ट किस पर आया, डायरेक्शन पर, डायरेक्शन क्या हो गई और केसी केपी पर क्या इफेक्ट आया, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको ना हम ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ऐसे याद रखना है बस। रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा बेटे, फॉरवर्ड जाएगा। केसी केपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अच्छा, ऐसे ही प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। केसी केपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाले के ऊपर है बैक एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। प्रेशर बढ़ाने पर वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, और इफेक्ट अगेन नो इफेक्ट, ठीक है ना। एग्जांपल में दूंगा, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26, प्रेशर वाला, एनसीईआरटी का 26, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। एंडोथर्मिक डायरेक्शन एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन में फॉरवर्ड ही है। एंडोथर्मिक डायरेक्शन एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन में फॉरवर्ड ही है। एंडोथर्मिक डायरेक्शन का होता है कि उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में होता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर कम करने पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। अगर डेल्टा एच क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब कहने का ये है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और केसी बढ़ जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर चेंज से ही केसी केपी बढ़ता है, ठीक है। अदरवाइज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और कैटलिस्ट से कुछ नहीं होता, कैटलिस्ट से कुछ नहीं होता, नो चेंज। सर टेम्परेचर डिक्रीज में क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक साइड चला जाएगा। केसी केपी के साथ क्या होगा, केसी डिक्रीज। ऐसे होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो केसी कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन एंडोथर्मिक, केसी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन एक्सोथर्मिक, केसी कम हो जाएगा, वो बैकवर्ड में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। तो ये था आपका टेबल। बाकी इसमें नोबल गैस एडिशन का भी होता है, लेकिन पहले इतना लिख लो फटाफट, फिर इस पर क्वेश्चन देख लो, अपनी बुक ओपन करो। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 देख लो एक बार। बैक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटे, रिएक्शन दिया हुआ है ये, ठीक है ना। और आपसे पूछा है कि ये बताओ केसी का एक्सप्रेशन लिखो, इतना पूछा है सर। केसी का क्या लिखना है बेटे,
एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है ना। तो केसी का एक्सप्रेशन तो आप आराम से लिख ही सकते हो ना, ठीक है ना। कि अगर केसी की वैल्यू ये है तो रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगी? तो हम ये बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन में डैश केसी क्या होता है? 1 बाय केसी। तो ये कर देंगे बस, तो आंसर आ जाएगा 1000/8.3 यानी कि नियरली 120। ये तो होगा इसके दो पार्ट्स। पहले पार्ट में बोला था बस केसी का ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पहले पार्ट में बोला है केसी का एक्सप्रेशन लिखो, अगले पार्ट में बोला है कि अगर केसी की वैल्यू ये है तो रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगी। और अगले पार्ट के 3 पार्ट्स हैं। अगले पार्ट के 3 पार्ट्स हैं, जैसे उसमें बोला है कि अगर PCl5 ऐड करें तो क्या होगा, ठीक है ना। PCl5 ऐड करें अगर तो क्या होगा, PCl5 ऐड करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। केसी पर क्या होगा? नो इफेक्ट। क्वेश्चन ने पूछा है, वैसे तो क्वेश्चन में ना ये पूछा है कि बस केसी पर क्या असर पड़ेगा अगर हम और PCl5 ऐड कर दें। तो बोलेंगे भैया PCl ऐड करने से केसी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट बनाने से कुछ नहीं होता, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सेकंड में बोला है प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। आगे देखो जरा, प्रेशर बढ़ाने पर इधर देखो, इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है। अभी मैंने लिखा था कि प्रेशर बढ़ाने पर कहां जाएगा नंबर ऑफ मोल्स? कम। यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन तो जाएगा बैकवर्ड, लेकिन अगेन केसी के ऊपर क्या आएगा? नो इफेक्ट। अगले में बोला है कि टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या होगा। तो क्वेश्चन में ना ये लिखा हुआ था कि इसका जो डेल्टा एच है ना रिएक्शन का, इसका जो डेल्टा एच है ना वो पॉजिटिव में दिया हुआ है। देखो बच्चों वैसे भी ये डीकंपोजिशन टाइप रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक ही होगा। और टेंपरेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाते हैं? एंडोथर्मिक जाते हैं। टेंपरेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाने वाला है? फॉरवर्ड जाने वाला है। कैसे पता लगा? इसका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है ना, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का है। तो टेंपरेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहां जाते हैं? फॉरवर्ड जाते हैं। और केसी भी बढ़ेगा, बता तो दिया था। तो टेंपरेचर बढ़ाने पर ही बस केसी चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता। मस्ट कम क्वेश्चन है। देखो ये नहीं होता कि यही आए, वैसे आने के बहुत चांसेस हैं। 11th में एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। 30 कर ले, 28 घर से कर लेना, सेम ऐसा ही 28 है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है ना। बस उसमें रिएक्शन चेंज कर रखा है। अब ये थे ली चैटलर के बड़े अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें पीएच का टॉपिक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक है, एक बार ये लिख लो। अब आयनिक इक्विलिब्रियम पे ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्जुगेट एसिड बेस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उसमें? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस बहुत आता है एग्जाम में। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कोई बेस में H+ बढ़ा दो, ठीक है ना। और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है किसी एसिड में से H+ निकाल दो, ठीक है ना। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे वाटर है, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड भी लिखेंगे और वाटर का कॉन्जुगेट बेस भी लिखेंगे। इसमें ना H+ बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा? ये H3O+। और इसमें वाटर में ही H हटा दो और नेगेटिव लगा, HO-OH-, ठीक है ना। ये सब्सटेंस हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस पे जरूर आ सकता है। और ये है क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 41 तक, जिनमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अच्छा, हटाएंगे तो माइनस के बाद बढ़ती रहेगी। जैसे देखो HSO4- है, इसमें क्या करोगे? एक H बढ़ाओ और पॉजिटिव चार्ज लगाओ, एक H घटाओ और नेगेटिव चार्ज SO4 आगे समझ लें। ये टॉपिक था कौन सा बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये आने के भी चांसेस हैं। फिर ऐसे ही लुईस एसिड, लुईस बेस है, उसके आने के भी चांसेस हैं। एक बार देखो। हाँ जी, अब देखो बच्चों, इसमें एक बारी लुईस एसिड, लुईस बेस भी देख लेना। लुईस एसिड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और लुईस बेस जिस पर क्या हो?
नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। BeCl2 ले लो, हाँ वही है, BeCl2 BF3 ये ले लो, ठीक है ना। तो ये सारे तो हो गए बच्चों शुरू में जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ना उसके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं पीएच के। देखो बच्चों, पीएच के क्वेश्चंस की बात करें तो पीएच को 4 केसेस में डिवाइड कर लो, ठीक है ना। एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना कि पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है ना। इसके ऊपर एक इजी क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो देखो ऐसे है कि आपको बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि 0.002 MHCl का पीएच निकालो या HBr का निकालो। तो समझ लो ये होता है कि जितना HCl है उतना ही क्या होगा, लॉग की वैल्यू दी होगी। हाँ ठीक है ना। अब इसमें तुम बोलोगे पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और उसकी वैल्यू डाल देना, इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा ना। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं ना, माइनस कर देते हैं उसको, याद आ रहा है। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन जो है ना इसमें वो ये होता है, ट्रिकी क्वेश्चन पीएच के ऊपर ये है कि आपको ना ऐसे बोलेंगे कि 10 की पावर -8 MHCl का पीएच निकालो। तो ऐसे अगर मैं करूँ तो मैं बोलूँगा पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो ऐसे सॉल्व करके आंसर 8 आ जाएगा। फिर आप बोल देना कि ये तो एसिड है, बट HCl is acid, so pH cannot be 7, pH cannot be 8। तो बोल देना pH जो है ना वो बहुत ही हाईली डाइल्यूटेड होने की वजह से हम कितना ले लेंगे, 6.9 ले लेंगे। मतलब 10 की पावर -8 का मतलब बहुत ही ज्यादा पानी है इसमें। तो इसका जो pH होगा वो पानी के आसपास ही होगा, और पानी का pH कितना होता है, 7 है ना। तो 7 के आसपास 6.9 कर दिया, 8 तो आ सकता ही नहीं था ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हमें मोल्स होते तो उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देते, जैसे अगर 2H होता अगर यहाँ पे तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एक स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस में पहले क्या निकलता है, POH निकलता है। POH कैसे निकलेगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, फिर उसके बाद pH कैसे निकलेगा, 14 माइनस POH। उसके बाद अगर बात करें वीक एसिड की, वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, तो यहां पर जो pH निकालते हैं उसमें जो H प्लस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, C अल्फा होती है, ठीक है ना। वीक एसिड के केस में pH की जो मतलब जो H प्लस की वैल्यू होती है वो C अल्फा होती है। और अल्फा कैसे निकलते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Ka/C। ऐसे क्वेश्चन में Ka गिवन होगा, यही ऐसे क्वेश्चंस की पहचान है। C मोलैरिटी होता है। और फिर Ka वैसे निकलता कैसे, Ka निकलता है C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। और एक चीज होती है Pka, वो होती है माइनस लॉग ऑफ, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। इसके ऊपर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 46 मिल जाएगा, बैक एक्सरसाइज का 50 मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बैक एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 48 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम करोगे तो लीच एडिटिव प्रिंसिपल और पीएच पक्का कर लो अच्छे से, और केसी लिखना आना चाहिए। तो ये सारा आप कर लेना। अब मैं आपको बेस का भी देख लो। तो वीक बेस के लिए क्या करना है, वीक बेस के लिए आपको क्या करना है, POH निकालना है। वैसे वीक बेस के आने के चांसेस कम होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक में है नहीं। तो इसमें बस OH माइनस की जो वैल्यू होगी ना वो क्या बन जाएगी, C अल्फा। अल्फा वही अल्फा इसमें होगा Kb/Cl में, और Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस।
आई थिंक इक्विलिब्रियम के सबसे बढ़िया क्वेश्चंस हो गए हैं, इसको आप कर लो। अब मैं आपको करा देता हूँ इसके किसी और डॉग्स और ऑर्गेनिक के, ठीक है।